नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दुनिया इस वक्त खतरे से गुजर रही है और बड़े खतरे से गुजर रही है। एक और रूस यूक्रेन लंबे वक्त से युद्ध के मैदान में है, तो वहीं पिछले अक्टूबर से हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है। ईरान भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले बैठा है। दुनिया विश्व युद्ध की आशंका से सहमी हुई है। दुनिया भर में विध्वंसक हथियारों को हासिल करने की होड़ लगी हुई है और एक जरा सी चूक विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। इधर भारत भी चीन और पाकिस्तान की आक्रामकता से घिरा हुआ है। दोनों पड़ोसी मुल्कों की नजर भारत की जमीन पर है। हालात ऐसे हैं कि भारत चीन और पाकिस्तान के साथ कई जंग भी लड़ चुका है। अभी भी चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद चरम पर है और ऐसे में पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहा है। भारत ने ऐसी मिसाइलें बना ली है जो कि पाकिस्तान और चीन को अपने जद में ले सकती है। भारत की अग्नि 5 ने पाकिस्तान और चीन के सबसे उत्तरी हिस्से तक मार करने वाली क्षमता विकसित कर ली है। जल, थल, नभ सभी में भारत ने अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाया है, जो बताता है कि भारत अपने दुश्मनों को लेकर कितनी तेजी से तैयारी कर रहा है, ताकि देश के खिलाफ दुश्मन आंख उठाने की जहमत तक न उठा सके। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड में लगातार विस्तार कर रहा है। ताजा परीक्षण में भारत ने अपनी नई पीढ़ी की अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और यह पाकिस्तान के खतरों का मुकाबला करेगी। वहीं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV टेक्नोलॉजी के साथ भारत ने 6000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल क्षमता का परीक्षण कर लिया है और माना जा रहा है कि अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट चीन को ध्यान में रखकर किया गया है। दरअसल जैसे जैसे भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी मिसाइलों की सीमा बढ़ाई है, टेक्नोलॉजी का भी उसी तरह से विस्तार होता गया है। अब मिसाइलों की पुरानी टेक्नोलॉजी को ज्यादातर एडवांस टेक्नोलॉजी में बदलने की कोशिशें की जा रही हैं। भारत के लिए अपनी विनाशक शक्ति बढ़ाने की सख्त जरूरत है। जिस तरह से हमारे दोनों पड़ोसी परमाणु हथियारों से संपन्न हैं और उनकी नीयत भी ठीक नहीं है, ऐसे में भारत के लिए बेहद जरूरी है कि वो अपनी सुरक्षा को खास तवज्जो दे। परमाणु हथियारों को लेकर चीन नो फर्स्ट यूज नीति का पालन करता रहा है, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि कोई भी देश उसके क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है या फिर किसी देश ने उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो NFU अमान्य होगा। वहीं पाकिस्तान परमाणु हथियारों को लेकर पहले इस्तेमाल न करने की सख्त नीति का पालन नहीं करता है। उसके बजाय यह पहले उपयोग सिद्धांत को बनाए हुए है, जिसका अर्थ है कि पाकिस्तान किसी भी प्रतिद्वंदी के खिलाफ पहले भी परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। चीन और पाकिस्तान से भारत के कड़वे संबंध जग जाहिर हैं। दोनों देश के साथ भारत जंग भी झेल चुका है और दोनों देश ही परमाणु हथियारों की ताकत भी रखते हैं। और अगर भारत का पाकिस्तान और चीन के बीच कभी युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई तो वे परमाणु हथियारों से हिमाकत दिखा सकते हैं। ऐसे में हमारा ये जानना जरूरी है कि चीन और पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार हैं। वैसे फिलहाल सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास हैं। रूस के पास इस वक्त 6500 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास कुल 6185 परमाणु हथियार हैं। हालांकि परमाणु हथियारों को लेकर कोई भी देश सही आंकड़े नहीं बताता है। यही वजह है कि कोई भी देश किसी अन्य देश को इस मामले में कमतर आंकने की भूल नहीं करता है। हालांकि परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान और चीन भारत से थोड़ा आगे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त चीन के पास 350, पाकिस्तान के पास 165 और भारत के पास 156 परमाणु हथियार हैं। भले ही परमाणु हथियारों की दौड़ में भारत दोनों पड़ोसी देशों से पीछे है, लेकिन ऐसा भारत ने अपनी स्वेच्छा से किया है। भारत ने ऐसी तकनीक हासिल कर ली है जो इन परमाणु हथियारों को ले जाने वाली मिसाइलों को बीच रास्ते में ही नष्ट कर सकती है। वहीं भारत के पास इन दोनों देशों से ज्यादा नैतिक शक्ति है। साथ ही भारत ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति की वजह से दुनिया में जो जगह बनाई है, उसने भारत को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो बात होगी आज विनाश की जंग की, कौन आखिर किस पर भारी है। मिसाइल टेक्नोलॉजी
के अंदर महारत हासिल कर रहा है भारत और दुश्मनों के खिलाफ भारत ने बनाया है न्यूक्लियर प्लान। इसको समझने की आज हम कोशिश करेंगे। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व कर्नल दिनेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत दिनेश जी आपके साथ ही करते हैं। इसे किस तरह से देखते हैं सर, क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत लगातार महारत हासिल कर रहा है, दुश्मनों के खिलाफ भारत ने जो नया प्लान बनाया है न्यूक्लियर प्लान, इसे कैसे देखते हैं आप? नेहा जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि कोई भी देश अपने हथियारों को जब डेवलप करता है तो उसके पीछे कुछ एक उसके सुरक्षा के कारण होते हैं। किस प्रकार के अड़ोसी पड़ोसी आपके आसपास है, उनका क्या व्यवहार है, इंटरनेशनल में आपकी क्या स्टैंडिंग है, और लास्टली जो हो जाता है कि आपके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर किस प्रकार से आपकी जो सेनाओं को या न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप किया जाता है, उसको किस नजरिए से देखा जाता है। अब बात आ जाती है कि हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, हमारा देश शुरू से ही शांति प्रिय रहा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो शांति की तरफ इशारा करती है और हमने फॉलो भी किया है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी देश हमारी तरफ एक नापाक नजर रखते हैं, हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने मिसाइल सिस्टम को और भी डेवलप करने की जरूरत है। हमने अपनी कैपेबिलिटीज के मुताबिक आज की तारीख में जो अग्नि 5 का परीक्षण किया है, उसके मुताबिक हम जो हैं अब किसी भी हालात में अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। दूसरा, जो हम अपने मिसाइलों को, मैं कहना चाहूंगा, जो हम डेवलप कर रहे हैं मिसाइल सिस्टम को या वेपन कैरियर सिस्टम को, वो बेसिकली है, हमारा मुद्दा है अपने देश की सुरक्षा करना, ना कि किसी दूसरे देश के ऊपर अपनी नापाक नजर रखना। हमारा बेसिक मुद्दा है कि हमने अपनी सॉवरेनिटी को और इंटीग्रेशन को कायम रखना है और लोगों को ये बताना है कि हम कैपेबल हैं। अगर हमारे ऊपर किसी ने किसी प्रकार की हमाकत की तो उसका मुंह तो उसी समय हम अपने डेवलपमेंट कर रहे हैं, नॉट ओनली इन द मिसाइल सिस्टम, बाकी टेक्नोलॉजी में और बाकी भी जो डिफेंस फोर्सेस के लिए जो हथियारों की जरूरत है उसमें हम लगातार डेवलप कर रहे हैं। जी नेहा जी। ठीक है। संजीव जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि जल थल नभ सभी क्षेत्रों में भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है और अभी तक बढ़ाता आया है। अपनी ताकत से जो है वो परमाणु हथियार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और ताकि पूरी तरह से संपन्न हो सके। भारत के दो दुश्मन जिस तरह से है, चीन और पाकिस्तान, क्या लगता है अगर युद्ध हुआ तो परमाणु बम चलाए जाएंगे और ये किस सिचुएशन में होता है? देखिए नेहा जी, जहाँ तक तो भारत की कैपेबिलिटीज का प्रश्न है, तो भारत के पास एटॉमिक वेपन्स भी हैं, थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस भी है और उसकी डिलीवरी के सिस्टम्स भी हैं। और जैसा कि आपने कहा कि भारत के पास ट्राइड की कैपेबिलिटीज हैं, यानी कि जल, थल और नभ से तीनों माध्यमों से भारत इन वेपन्स को एडवर्सरीज पर सटीक तरीके से डिलीवर कर सकता है। और ये जो सेकेंड स्ट्राइक जो कैपेबिलिटी है वो भारत के पास है। भारत जाहिर है कि नो न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर चलता है और भारत पहले न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन यदि ऐसे कोई सिनारियोज पैदा होते हैं कि जहां पर भारत के ऊपर कोई हमला होता है, नौकीय हथियारों का हमला होता है, तो ऐसी सभी जो चैलेंजिंग स्थितियों में भारत सेकेंड स्ट्राइक की बड़ी कैपेबिलिटी रखता है और हर तरीके से, चाहे वो थल हो, नभ हो, जल हो, सभी के माध्यम से ये स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हैं। हमारे पास फाइटर जेट्स भी हैं, मिसाइल्स भी हैं, सबमरीन्स भी हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। तो भारत बहुत संपन्न राष्ट्र है, तो ये हमारे एडवर्सरीज को समझना होगा और जाहिर है कि वो इस बात को जानते हैं और इसी वजह से मुझे मेरा ऐसा मानना है कि भारत के ऊपर किसी तरीके का ऐसा कोई हमला करने की हिमाकत नहीं कर सकता। और क्योंकि उसका जो है बहुत ही जो है बड़ा दुष्परिणाम ऐसे किसी भी एडवर्सरी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जहां तक न्यूक्लियर वेपन्स के युद्ध के क्षेत्र में इस्तेमाल का प्रश्न है,
तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी राष्ट्र आज के समय में, चाहे वो कितनी भी बड़ी कोई महाशक्ति क्यों ना हो, अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे राष्ट्र भी क्यों ना हो, ये न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स के जो इस्तेमाल को अगर किया जाता है तो ये एक म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे कि हम मैच की सिचुएशन कहते हैं, को पैदा करेगा। ये सर्वनाशी होगा। क्योंकि नया जी अंतर ये है आज के समय में 2024 में और 1945 में जब ये पहली बार वेपन्स इस्तेमाल किए गए थे हिरोशिमा नागासाकी में, कि उस समय ये वेपन सिर्फ अमेरिका के पास ही थे और आज सभी महाशक्तियों के पास ये वेपन्स मौजूद हैं और सभी के पास जो है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज भी है, सभी के पास जो है मिसाइल्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। तो इस तरीके के जो वेपन्स हैं, अगर कोई एक महाशक्ति इस्तेमाल करती है तो फिर दूसरा वाला भी उसे उसी तरीके का जवाब देगा और ऐसे में जो सर्वनाशी स्थितियां पैदा होंगी, ये पूरी मानवता के लिए विनाश का कारण बनेगा। तो ये और अभी आप देखिए तो रशिया यूक्रेन का युद्ध इतने लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जो महाशक्तियां कभी भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आज के समय में मोल नहीं ले सकती, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स के जो है के एग्जिस्टेंस ने पूरे विश्व की जो रणनीतिक जो पॉस्चरिंग है उसमें बड़े परिवर्तन किए हैं। न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से वर्तमान समय में कोई तीसरा विश्व युद्ध अभी तक हुआ नहीं है और आगे भी मैं होने की संभावना नहीं देखता, क्योंकि जो तीसरा विश्व युद्ध यदि कभी छिड़ता है तो वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ेगा, जो कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी वजह से चूंकि न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है, महाशक्तियों के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। दिनेश जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ सर, क्योंकि बात हम चीन की भी कर रहे हैं, पाकिस्तान की भी कर रहे हैं, तो ऐसे में जब भारत के हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या मिसाइल्स की बात करते हैं या परमाणु परीक्षण की बात करते हैं, परमाणु बम की बात करते हैं, सर दोनों में अगर हम तुलना करते हैं चीन, पाकिस्तान और भारत, तो क्या लगता है कि भारत के पास काफी ज्यादा अभी वो क्षमता है कि वो बढ़ा सकता है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, या फिर इस ओर अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाने की जरूरत आप समझते हैं क्या? मैडम देखिए, ये न्यूक्लियर वेपन्स की जो स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हाँ। इसका रिव्यू जो है, जो मेरा मानना है कि रिव्यू बार बार होता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सुरक्षा के ऊपर किस प्रकार के खतरे मंडरा रहे हैं और किस प्रकार के खतरे जो भविष्य में आ सकते हैं। आपके पास कितने वेपन हैं, दूसरे कंट्री के पास कितने वेपन है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपके ऊपर थ्रेट परसेप्शन कितना है। लाइक अभी शुरू में आपने ब्यूरो में बताया कि 6500 के करीब रशिया के पास वेपन है, अमेरिका के पास अबाउट 6000 वेपन है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि जिस समय पहला स्ट्राइक होगा न्यूक्लियर वेपन का, काउंटर स्ट्राइक होगा, ये नहीं होगा कि लगातार आप, उदाहरण के लिए आपके पास अगर 6000 वेपन है तो आप 6000 वेपन ही फायर कर देंगे, क्योंकि उसका काउंटर अटैक भी होगा। उस समय दोनों देशों को जो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है उसमें देखना पड़ेगा कि आपके पास कितनी कैपेबिलिटी है। कई कंट्री ऐसे होंगे कि जिनके ऊपर पहला न्यूक्लियर स्ट्राइक के अंदर ही उनकी क्षमता नहीं रहेगी कि वो सेकंड स्ट्राइक कर सके। तो कितनी आपके पास संख्या है, कितनी नहीं है, ये सब जो है समय को मद्देनजर रखते हुए और इसका जो है जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, जो देश के एक्सपर्ट हैं, वो रिव्यू करेंगे कि हमें इस समय सिर्फ इतने ही वेपन से हम खतरे को टाल सकते हैं या हमें इसके बारे में और प्रोग्रेस करनी है। नंबर 2, इसके अंदर से दूसरा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी आपकी अपनी कोई साख बनी होती है। जब आपने एक बार कह दिया कि हमारे पास जो है ना, वी विल बी यूजिंग द न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के अंदर अगर हमने हिस्सा लिया है तो हम इसको पीसफुल पर्पसेस के लिए कर रहे हैं। अगर आप उस न्यूक्लियर सप्लाई एनर्जी ग्रुप के बनते हैं, फिर आप उसको पीसफुल पर्पसेस की बजाय आप उसको वेपन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी भी फार रीचिंग इम्प्लीकेशन होती है। मेरा ये मानना है कि आज के दिन में डिपेंड करता है कि खतरा कितना है और कितने हमारे पास वेपन्स की जरूरत है, जिससे कि हम उस खतरे को, जहां हम उन अपने एडवर्सरीज के लिए एक डेटरेंस पैदा कर सकते हैं। जी मैडम, ठीक है। संजीव जी, जैसा कि अभी दिनेश जी ने बताया कि देखिए खुद का ही पैमाना होता है ये मापने का कि
देश के ऊपर खतरा कितना है उसके आधार पर ही उन चीजों को बढ़ाया जाता है, मिसाइल्स को बढ़ाया जाता है या बाकी सुरक्षा उपकरणों को बढ़ाया जाता है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि दोनों ही देशों के साथ, चाहे हम चीन की बात करें या फिर हम पाकिस्तान की बात करें, दोनों ही देशों के साथ भारत जंग झेल चुका है। दोनों ही देशों में अगर हम देखें तो परमाणु हथियारों की ताकत काफी ज्यादा है भारत से। अगर भारत का पाकिस्तान और चीन के बीच कभी भी ऐसे युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या नहीं लगता कि उस स्थिति को भांपते हुए, क्योंकि भारत का चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है कि अभी से ही इस तरह के रिलेशन रहा हो, इससे पहले चाहे हम 62 की बात करें या फिर उससे पहले की बात करें तो जाहिर तौर पे हम देखते हैं कि जो रिलेशन है कैसे खराब हुए थे या किस तरह से चीजें वहां से हुई थी। तो ऐसे में क्या उस स्थिति को भांपते हुए और उससे सीख लेते हुए क्या लगता है कि हमें आगे कदम उठाने चाहिए? संजीव जी। जी, निसंदेह भारत को आने वाले समय के जो खतरे हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो है अपनी डिफेंस पॉस्चर को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार मजबूत करना होगा, अपने न्यूक्लियर पॉस्चर को भी लगातार मजबूत करना होगा। क्योंकि आप जैसा कि आपने कहा, हम सब जानते हैं कि ये दो एडवर्सरीज हैं, इनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है। और अब ये भी देखने में आ रहा है कि चाइना और पाकिस्तान का एक नेक्सस बनता जा रहा है। चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ भारत ने जाहिर है कि जंगें लड़ी हैं, लेकिन भविष्य में जो जंगें होंगी उसमें ये जो दोनों राष्ट्र हैं वो भारत के विरुद्ध एक गठजोड़ कर सकते हैं, एक टू फ्रंट वॉर की स्थिति पैदा कर सकते हैं। चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान में अपने दखल को बढ़ाता जा रहा है सीपीईसी के माध्यम से, उसने अपने मजदूरों को, अपने इंजीनियर्स को वहां पर बसाना शुरू कर दिया है। और यदि ऐसे ही पाकिस्तान चाइना के कब्जे में आता रहा तो चाइना में जो है, चाइना के जो सैनिक भी पाकिस्तान के पर आ सकते हैं और जाहिर है कि ये जो एक वेस्टर्न फ्रंट पर भी चाइना की चुनौती आ सकती है। तो ये जो टू फ्रंट वॉर की जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर भारत को काम करना होगा, जो कि ये नया भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का इस खतरे को समझता है और टू फ्रंट वॉर की सभी स्थितियों को डील करने के लिए भारत अपने आप को तैयार कर रहा है। अपने डिफेंस पॉस्चर को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने न्यूक्लियर पॉस्चर को अकॉर्डिंगली जो थ्रेट परसेप्शंस हैं उसके आधार पर डेवलप किया जा रहा है। और भारत अपने जो भी रक्षा की आवश्यकताएं होंगी, जिस तरीके के भी वेपन सिस्टम्स की आवश्यकता होगी, उसको भारत विकसित कर रहा है। डीआरडीओ को देखिए आप, तो हमने अग्नि सीरीज की जो बड़ी से बड़ी जो मिसाइल्स हैं वो लगातार डेवलप कर रहे हैं, उसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जा रहा है। हाइपरसोनिक वेपन जो कि आज महाशक्तियां बना रही है उसके ऊपर भारत भी तेज गति से कार्य कर रहा है। और भारत जाहिर है कि हर तरीके की जो कैपेबिलिटीज से अपने आप को लैस कर रहा है। हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल्स जैसी जो एक अत्याधुनिक वेपन सिस्टम्स हैं उनके ऊपर भी भारत का डीआरडीओ कार्य कर रहा है। तो ये जो चुनौतियां हैं बड़ी हैं। आने वाले समय में इस तरह से स्पष्ट रूप से दिखता है कि नए जो है तरीके का पोलराइजेशन पैदा हो सकता है, जहां चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, बेलारूस जैसे राष्ट्र एक तरफ हो सकते हैं। और जाहिर है कि चाइना अपनी पाकिस्तान अपनी अवसरवादिता की वजह से ऐसे किसी गठजोड़ में भी अगर वो शामिल हो गया तो फिर एक नई तरह की स्थितियां पैदा होंगी। तो जो विश्व की जो वर्तमान रणनीतिक हालात हैं वो अनिश्चित हैं। विश्व में हथियारों की होड़ बढ़ रही है, महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है। 2 युद्ध पहले से चल रहे हैं, ताइवान वाला युद्ध भी कभी छिड़ सकता है। तो ऐसे में भारत को जो वैश्विक परिदृश्य है और जो रीजनल सिनारियोज हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए और चाइना और पाकिस्तान के जो गठजोड़ को, नेक्सस को ध्यान में रखते हुए टू फ्रंट वॉर की स्थितियों के लिए भी अपने आप को तैयार रखना होगा। और भारत उसके लिए तैयारियां कर रहा है। ये जो भारत है ये समर्थ है, सक्षम है और भारत के पास वो सारी कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेस मौजूद हैं जिसके के माध्यम से भारत टू फ्रंट वॉर की स्थितियों को भी डील कर सकता है, उसके ऊपर विजय हासिल कर सकता है। भारत का जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी बढ़ रहा है। यदि चाइना और पाकिस्तान आज टू फ्रंट से भारत को घेरने की साजिश कर सकते हैं तो भारत इन दोनों राष्ट्रों को मल्टीपल फ्रंट पर घेर सकता है। क्वाड का जो एक इनिशिएटिव है ये सामने आया है। और जाहिर है कि भारत अनेक तरीके से जो विश्व की बड़ी महाशक्तियां हैं, जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, उनके साथ भारत का जो कोलैबोरेशन है वो गहरा होता जा रहा है। तो भारत की जो शक्ति है विशाल है, बड़ी है। भारत का जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है वो भी बहुत सशक्त और मजबूत होता जा रहा है। तो ऐसे में भारत के सामने अगर कोई टू फ्रंट वॉर की जैसी स्थिति भी आती है तो उसको भारत जो है सफलतापूर्वक जो है उसे डील कर सकता है, उसके ऊपर विजय हासिल कर सकता है, ऐसी चुनौतियों का मुकाबला कर सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है।
जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।